दोस्तों नमस्कार। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। आईपा का मकसद है एक मंच देना ताकि अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर उनके समाधान के उपायों के साथ हम लोगों के पास जा सके। दोस्तों, हमारा मकसद केवल व्यवस्थाओं की कमियां उजागर करना नहीं है, बल्कि वास्तव में उन समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना है और उन समस्याओं से जो लोगों के स्थानीय लोग हैं उनकी समस्याओं से उन्हीं के द्वारा दिए गए समाधान को हम जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि देश का, समाज का सर्वांगीण विकास हो सके। इसी सिलसिले में हम आज आ पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर ज़िले के दादरी विधानसभा क्षेत्र में, जहां हमारी टीम गांव-गांव में जाकर के, बूथ वाइज जाकर के, पंचायतों में जाकर के और जनचौपालों के माध्यम से लोगों की समस्याएं निकालती हैं और उन्हें लोगों आपके सामने प्रस्तुत करती हैं ताकि उनके दिए गए समाधान के हिसाब से ही इन चीज़ों का निराकरण हो सके। तो आइए इस सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दादरी की कहानी, दादरी के ही जुबानी। मैं उत्तर प्रदेश का दादरी विधानसभा हूँ। मैं वो दादरी हूँ जहाँ के ग्रामीणों ने 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में भी अपना योगदान दिया था। दादरी के राव उमराव सिंह के नेतृत्व में 84 लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बुलंदशहर से लेकर लाल कुआं तक इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी शासन की नाक में दम कर दिया था। अंग्रेजों ने राव उमराव सिंह समेत सभी 84 क्रांतिकारियों को फांसी पर चढ़ा दिया था। उन शहीदों की याद में मेरे तहसील परिसर में एक शहीद स्तंभ भी मौजूद है, जिस पर 84 क्रांतिकारियों के नाम अंकित हैं। वहीं मेरे मुख्य तिराहे पर राव उमराव सिंह की प्रतिमा स्थित है। हर साल उनकी याद में 15 अगस्त और 26 जनवरी को विभिन्न समाजसेवी संगठनों और प्रमुख लोगों के द्वारा यहाँ कार्यक्रमों का आयोजन होता है। मैं दादरी अपनी सीमा में दनकौर, बिसरख, रामपुर, जागीर और नलगड़ा जैसे कई महत्वपूर्ण गांवों और उनकी पौराणिक और ऐतिहासिक स्मृतियों को संजोया हुआ हूँ। दनकौर में द्रोणाचार्य और बिसरख में रावण के पिता विश्वा ऋषि का प्राचीन मंदिर आज भी मौजूद है। ग्रेटर नोएडा स्थित रामपुर जागीर गांव में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सन 1919 में मैनपुरी षड्यंत्र करके फरार हुए क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल भूमिगत होकर कुछ समय के लिए रहे थे। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के किनारे स्थित नलगढ़ा गांव में भगत सिंह ने भूमिगत रहते हुए कई बम परीक्षण किए थे। उनकी याद में यहाँ आज भी एक बहुत बड़ा पत्थर सुरक्षित रखा है। रामायण, महाभारत और शहीदों की स्मृतियों को संजोकर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मैं दादरी पहले नोएडा विधानसभा को भी स्वयं में समाहित किए हुए था, लेकिन 2012 में नए परिसीमन के बाद नोएडा को मुझसे अलग कर दिया गया। मैं दादरी करीब 4.5 लाख मतदाताओं के साथ लोकतंत्र के महापर्व में उत्साह के साथ हिस्सा लेता हूँ। पूरी दुनिया मुझे करीब 1,90,000 गुर्जर मतदाताओं के कारण पहचानती है। आज़ादी के बाद सत्यवती रावल मेरे क्षेत्र से पहली विधायक चुनी गई थी। इसके बाद स्वतंत्रता सेनानी रामचंद्र बिकल कई बार मेरे इलाके से विधायक चुने गए। सिकंदराबाद के देवटा गांव के रहने वाले तेज सिंह भाटी ने मुझ दादरी सीट पर अपना जलवा कायम किया और 3 बार जीत हासिल की। ग्रेटर नोएडा के बिसरख गांव के रहने वाले विजयपाल भाटी भी विधायक चुने गए। लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि यहाँ भी जाति, धर्म और गोत्र को लेकर ही चुनाव होते रहे हैं और पूरे परिदृश्य से विकास का मुद्दा एकदम नदारद है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपा। दोस्तों, आपने देखा कि अपने गौरवशाली इतिहास के साथ दादरी कैसे लोकतंत्र के महापर्व में लगातार शिरकत कर रहा है। दादरी के नाम पर, दादरी के विकास के नाम पर जो लोग यहाँ से चुने जा रहे हैं, वो चुने जाने के बाद दादरी के विकास को बिसरा दे रहे हैं। राजधानी दिल्ली से महज 40 किलोमीटर दूर होने के बाद भी
दादरी के गांव की पगडंडियों में विकास की किरणें क्यों नहीं पहुंच पाई हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन की टीम ने दादरी विधानसभा के 100 गांव में से 70 गांव में 148 व्यक्तिगत साक्षात्कार और 115 चौपाल किए। आईपा की अनुभवी टीम ने डोर टू डोर जाकर अलग अलग वर्गों के मुख्य मुद्दे और समस्याओं को खंगाला। इन समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव भी लिए गए। कृषि संबंधित मुद्दे। दादरी विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,40,342 मतदाता हैं। इनमें 60% से ज़्यादा मतदाता किसान हैं। दादरी क्षेत्र की सीमा नोएडा एक्सटेंशन से लेकर जारचा तक फैली है। एक्सटेंशन से लेकर जारचा तक जमीन अधिग्रहण को लेकर सभी किसान प्रभावित हैं। मुआवजा और आबादी को लेकर पिछले कई साल से किसानों ने आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर रखा है। किसानों के आंदोलन को हर पार्टी के नेताओं ने राजनीतिक चश्मे से देखने का प्रयास किया, लेकिन किसानों की मुख्य मांग आबादी और मुआवजे का प्रकरण सुलझाने की दिशा में कोई कारगर कदम नहीं उठाया। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने यहाँ ज़मीनें जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से खरीदी। जो भूमि अधिग्रहण बिल 2013 भट्टा परसौल कांड के बाद एक सरकार ने पारित करा, ठीक है, वो लागू हो गया। उसको भूमि अधिग्रहण बिल को बाईपास करके और कानून को ना मानते हुए अपनी मर्जी से ज़मीनों की दरें तय करी और किसानों से वो ज़मीनें हड़पी गई, क्योंकि किसानों को उस टाइम इस लॉ के बारे में जानकारी नहीं थी, तो किसानों ने वो ज़मीनें दे दी। और आज जब उसकी जानकारी हुई है तो किसान आज यहाँ धरना रहते हैं। पिछले 4 साल के दौरान किसानों का मुआवजा 2 गुना बढ़ा और उनकी आबादी की समस्या का निस्तारण भी सबसे ज़्यादा हुआ। आबादी निस्तारण को लेकर पहली बार नियमावली बनाई गई, लेकिन अभी किसानों के ज़मीन अधिग्रहण और मुआवजे का प्रकरण जस का तस बना हुआ है। किसान भी कोई निर्णय लेने के बजाय चुप्पी साधे हुए हैं। यहाँ के अधिकतर किसानों का कहना है कि अथॉरिटी की तरफ से हमारी ज़मीन तो अधिग्रहित की गई, लेकिन अधिग्रहण के समय किए गए वादों पर अमल नहीं हुआ। किसानों की समस्याओं में सबसे प्रमुख है स्थानीय उद्योग धंधों में उनके परिवार के सदस्यों को रोजगार न देना। इसके अलावा इस क्षेत्र के लोगों का कहना है कि अथॉरिटी के अंतर्गत आने के बाद गांव में ग्राम प्रधान की तरह किसी भी लोकतांत्रिक प्रतिनिधि का चुनाव नहीं होता है, जिसकी वजह से उनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। वहीं दूसरी तरफ किसानों का कहना था कि दादरी में स्थापित कंपनियों से हानिकारक रसायन और गंदे पानी के आने से उनके पास बची खुची जमीन पर जो फसल उत्पादन हो रहा है वो उपज भी जहरीली होती जा रही है। किसानों का आरोप था कि इसके कारण उनके पीने वाला पानी भी दूषित हो गया है। किसानों का ये भी कहना था कि शहर के नज़दीक होने के बावजूद भी वो महंगी फसलें नहीं उगा पाते, क्योंकि लावारिस पशु और नीलगाय की वजह से उनकी फसल चौपट हो जाती है, इसलिए केवल धान गेहूं की फसलें उगाते हैं। खाद और डीजल के महंगे हो जाने के कारण धान गेहूं की लागत काटकर साल में प्रति एकड़ 35 से 40 हज़ार ही बच पाता है। इसके चलते किसानों को अपनी ज़रूरी आवश्यकताएं जैसे बच्चों की शिक्षा, हेल्थ और दूसरे कार्य के लिए कर्ज लेना पड़ता है। दादरी विधानसभा के किसानों का कहना था कि सरकार जो उन्हें सम्मान निधि का सालाना 6,000 रुपये देती है, इसे न देकर कृषि में लगने वाली लागत को कम करें, जैसे उर्वरक, डीजल, कृषि मशीनरी और मजदूरी के खर्चे को सरकार कम कर दे और उनकी उपज की लागत के अनुसार उचित मूल्य निर्धारित करे। इससे उनकी अधिकतर समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे। दादरी विधानसभा में नोएडा अथॉरिटी के अंतर्गत आने वाले गांव के पूर्व प्रधान, सामाजिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि अथॉरिटी ने उनकी ज़मीन ले ली, लेकिन उनके विकास के लिए गांव में कोई भी काम नहीं किया। उनकी नाराज़गी है कि अथॉरिटी उनकी ज़मीनों को अधिग्रहित करके केवल पूंजीपतियों, कंपनियों और बिल्डरों से मिलकर उनका विकास कर रही है। गांव में किसी तरह का विकास कार्य नहीं हो रहा है और सरकार के पास गांव और बच्चों के भविष्य के लिए कोई कार्य योजना नहीं है। दादरी के लोगों ने कहा कि गांव के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी तो सिर्फ एक दिखावा है, लोगों की जमीन हड़पने का एक साधन है।
किसानों की जमीन ले ली है, कोई विकास के नाम पे कोई काम यहाँ नहीं होता। यहाँ पे कोई योजना नहीं आई। प्रधानमंत्री का 5 लाख का बीमा उस तक की भी योजना यहाँ तक नहीं आई। वो कार्ड जो बनने आज तक कि कोई बताने नहीं आया, ना बनवाना आया। राशन कार्ड नहीं बनने लोगों के। रोजगार तो 5% भी नहीं मिला है। यहाँ पे 250 किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया मांगा जाता है। अगर लोकल जॉब मांगने जाएगा तो वो कहते हैं 250 किलोमीटर से पहले हम लेंगे नहीं। हमारी यही समस्या है। हम जो किसान हैं और हम 2013 के कानून के लिए हम यहाँ पर लड़ाई के लिए बैठे हुए हैं। हमें जो अपना कानून है उसके लिए हम हक मांग रहे हैं। कोई हमारी ऐसी कोई समस्या नहीं है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, अपने हक के लिए बैठे हुए हैं। जो हमारे नवयुवक बेरोजगार है उनकी बेरोजगारी मिटाने के लिए जो हमारे गौतम बुद्ध नगर जिले में इतनी बाहर की फैक्ट्रियाँ आ रही है, उन फैक्ट्रियों हमारे जो नौजवान हैं उनको 40% 50% हमारी ज़मीन जा रही है, तो इनको नौकरी दे। हमारे गांव का अधिग्रहण सन 2008 में हो गया था और सन 2008 से लेकर अभी तक किसी भी किसान को मतलब जो 10% भूखंड मिलता है वो भूखंड अभी किसी भी किसान को मिला नहीं है और सब सारी कार्रवाई अधर में लटकी हुई है। आश्वासन पे आश्वासन देते हैं अधिकारीगण, कोई भी मतलब कार्य करने के लिए राजी नहीं है। गांव के अधिकतर जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि अथॉरिटी और सरकारी कार्यालय में पहले से ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ा है। बिजली के भारी भरकम बिल भी लोगों को थमा दिए जाते हैं, जिसकी शिकायत करने पर भी उगाही की जाती है। अगर वो सही मुद्दों को कहीं उठाते हैं तो पुलिस ग्रामीणों को प्रताड़ित करती है। किसी पे जो बिल पटना रहे और बिल के जो दंड आ रहे हैं और दंड जो 30-30 हजार 40-40 हजार रुपया भर का है लोग और बिल न पट रहे और वो जो दंड भर का आ रहे हैं। और ये जबरदस्ती जो बिजली वाले जबरदस्ती जो किसी के मीटर पाट दें, किसी के कुछ कर दें और फिर भी बिल तो बंद होता ना, बिल तो जब भी चलता रहे। तो बड़े तंग है इनसे। तो बिजली के बिल लगाती है वे, क्या बोल रहा हूँ, जो मीटर लगाती है, घर घर में मीटर लगाती है। 1000 रुपये की अब महीने आ रहे हैं, महीने का 1000 रुपये बिल आ रहा है इस टाइम। बिजली वाली जो समस्या वो सबसे ज़्यादा समस्या हमारे यहाँ का जो जेई है वो इतनी गुंडागर्दी है उनकी। अगर किसी की मतलब जो ये लाइट, पहली बात तो बिल ज़्यादा, मीटर की कोई देख रेख नहीं, मीटर का बिल ज़्यादा और उसके बावजूद जो है मीटर काट लिए गए और फिर उन पर जो बिल भी बराबर चलता रहे। और जो उनके कर्मचारी हैं अब के दे दो 600 रुपये बिल जोड़ने के, फिर उन पर बिल लाइन जोड़ने के पैसा। स्थानीय लोगों ने कहा कि गांव में सम्मानित लोग जैसे सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व प्रधानों की बातों और मांगों को अथॉरिटी के अधिकारी और कर्मचारी अनसुनी कर देते हैं और विकास काम में लापरवाही करते हैं। अधिकतर गांव के लोगों का कहना है कि गांव में जब पंचायती राज व्यवस्था थी तो गांव में आ रही कई समस्याओं का समाधान प्रधान अपने स्तर पर कर देते थे, लेकिन अथॉरिटी में उनके गांव आ जाने के बाद कोई लोकतांत्रिक प्रतिनिधि नहीं होने से अथॉरिटी के लोग मनमानी करते हैं और परेशानी खड़ी करते हैं। इस समस्या का समाधान तभी हो सकता है जबकि लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ गांव का प्रतिनिधि हो। हम लोग विधायक जी के और अथॉरिटी के चक्कर काट के परेशान है, कोई सुनवाई नहीं है। पहली एप्लीकेशन 2017 में लगाई है, उसके बाद 2018 में एप्लीकेशन लगाई है और लास्ट एप्लीकेशन 2020 फरवरी में लगाई है। और विधायक जी को बार बार फ़ोन करवाते हैं, सीओ के पास भी मिले, अथॉरिटी में जो भी अधिकारी है, एसडीएम, सीओ और तहसीलदार और पटवारी जी है वो भी सब यहाँ आते हैं, आश्वासन दे जाते हैं। कम से कम 20 बार आ गए यहाँ पर। स्थानीय समस्या हमारे यहाँ गांव इस वक्त जो पहले ग्राम प्रधान चुना करते थे वो छोटी मोटी जो अपनी समस्या थी उनको हम कर देते। अब ये प्राधिकरण के अधीन हो गए हमारे गांव। जिस दिन से गांव हमारे प्राधिकरण के अधीन हुई हमारे यहाँ कोई विकास कार्य नहीं है। नहीं, पहले तो प्रशासन ठीक होना चाहिए, अथॉरिटी पर नकेल करे जो भी कुछ गवर्नमेंट अथॉरिटी देखती है हमको, अथॉरिटी कुछ नहीं करती यहाँ पे। जी प्रधानी खत्म होने से तो परेशानी है, कोई सुनता ही नहीं है। अथॉरिटी में जाओ वहाँ कोई नहीं सुन रहा हमारी। भाई पहले अपनी बात कह दे भाई, तो अब किससे कहें भाई? चुनाव तो हमारे यहाँ होना ही चाहिए। हाँ भाई, मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाना है तो फिर अथॉरिटी के चक्कर काटो, उन्हें वैसी फुर्सत नहीं है, बनाते ही नहीं है। कभी वहाँ चले जाओ, कभी वहाँ चले जाओ, कभी वहाँ चले जाओ। रोजगार के मामले में तो कुछ नहीं हुआ अभी तक, ऐसे ही है। पहले आश्वासन दे दिया था, बाद में मना कर दिया। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उसके बढ़ने की वजह से जो चोरी, डकैती, लूटपाट, चीना झपटी, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी की
किसी भी तरह का ना कोई रोज़गार है ना कुछ है। किसानों की ज़मीन अधिग्रहण करी गई कि भाई बच्चों को रोज़गार देंगे, इमरजेंसी क्लॉज लगा के। वो कोई इमरजेंसी क्लॉज में मतलब किसानों को बच्चों को कोई रोज़गार नहीं मिला। आज जब कोई बनवाता जब कहे प्रधान से कहे तो कहे ओ तुम तो रईस आदमी हो, हमें तो रईस से बता दें। होता क्या है, जैसे नीचे स्तर के लोग होते हैं, जैसे कोई जेई, जैसे कोई जेई हो गया, ये लोग क्या करते हैं, फाइल पे फाइल चलाते रहते हैं। निरीक्षण करने नहीं आए, निरीक्षण करने अगर इन्हें लेके आ गए, देख के चले गए, फिर ऊपर जाके उसमें कोई अपनी कार्रवाई नहीं करते, रिपोर्ट टाइम पे नहीं लगाते। ग्राम पंचायत व्यवस्था वाले गांव के अधिकांश लोगों का कहना था कि इस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है। लोगों का आरोप है कि सरकारी काम कमीशन खोरी पर हो रहे हैं और प्रतिनिधियों की कोई सुनवाई नहीं होती। छोटे जो तबके हैं अभी रिश्वत ले लेंगे, वे मरे हुए जिंदा बता देंगे और जिंदे मरा हुआ बता देंगे। हम आपको जो अभी दिखा देंगे प्रत्यक्ष में दिखा सकता हूँ मैं अपने गांव में। बड़े सोसाइटियों में बसे अधिकतर लोगों का मानना है कि सरकारी अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस नियम के नाम पर अवैध वसूली कर रही है। छोटे छोटे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों में रिश्वत देनी पड़ रही है। जो लोगों के हितों के लिए ज़रूरी मुद्दे हैं उसको सुनने वाला कोई नहीं है। वहीं दादरी विधानसभा के तहत आने वाले शाहबेरी इलाके के लोगों का कहना है कि बिल्डरों ने अथॉरिटी से मिलकर इस एरिया में आवास बना दिए और उन लोगों ने इस एरिया में बैंक से लोन लेकर आवास खरीद भी लिए, लेकिन सड़क, जल निकासी और आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उन्हें प्रदान नहीं की गई। इतना ही नहीं, इस कॉलोनी को अवैध बताकर यहाँ लोगों को परेशानी में डाल दिया गया। शाहबेरी इलाके में लगभग 15,000 वोटर हैं। अगर चुनाव के पहले इस एरिया में सड़क और जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई तो वो लोग सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे। नौकरी पेशा से संबंधित मुद्दे। दादरी के ग्रामीण इलाकों के लोग जो निजी कंपनियों में काम करते हैं, उनका कहना था कि कंपनियों में भेदभाव किया जाता है। बाहर के लोगों को उच्च पदों पर रखा जाता है और लोकल के लोगों को नीचे के पदों पर रखा जाता है। महंगाई पर लोगों ने कहा कि तेल की कीमतों और रोज़मर्रा की चीज़ों जैसे खाद्य तेल, गैस और इंटरनेट मोबाइल कंपनियों के रिचार्ज के दाम बढ़ने से खर्चे बढ़े हैं। बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई बाधित हो रही है। नौकरी पेशा करने वाले परेशान हैं। निजी कंपनियां महंगाई के हिसाब से वेतन का भुगतान नहीं कर रही हैं। वहीं शिक्षकों की भी मिलती जुलती समस्याएं थी। शिक्षाविदों से जुड़े लोगों का कहना था कि महंगाई के कारण परेशानियां बढ़ी हैं। शिक्षा विभाग के कर्मचारियों का दूसरे कामों में ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके चलते वर्कलोड बढ़ रहा है और शिक्षा का काम प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल जीरो है जी। कोई शिक्षित होगा वो भी घर है और जो शिक्षित नहीं है वो भी घर है। बेरोजगारी की किसी भी तरह का ना कोई रोज़गार है ना कुछ है। किसानों की ज़मीन अधिग्रहण करी गई कि भाई बच्चों को रोज़गार देंगे, इमरजेंसी क्लॉज लगा के। वो कोई इमरजेंसी क्लॉज में मतलब किसानों को, बच्चों को कोई रोज़गार नहीं मिला। आज हमारे यहाँ पे जो युवक हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, पर रोज़गार उन्हें यहाँ की जो इंडस्ट्री लगी हुई है वो नहीं देंगी। वो कहती हैं कि हम लोकल के कोई रोज़गार नहीं देंगे, 200 किलोमीटर दूर का कोई अगर आएगा उसको रोज़गार देंगे। क्यों देंगे भाई? लेकिन हमारे यहाँ लोकल कंपनी जो है वो हमें मतलब अटेंड नहीं करती, लेती नहीं है, और दूर के बंदों को लेते 200 प्लस किलोमीटर करीब के। लोगों का कहना है कि ऑनलाइन शिक्षा पर अध्यापकों और छात्रों को ट्रेनिंग देनी चाहिए। सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग की। वहीं बाहर से आए बड़े बड़े सोसाइटी के लोगों का कहना है कि महंगाई के कारण जीवन यापन मुश्किल हो रहा है। कोरोना काल में निजी कंपनियों ने नौकरी से निकाल दिया, वेतन कम कर दिया, जिससे घरों की EMI भरने और परिवार की ज़रूरतें पूरी करने में मानसिक दबाव बढ़ रहा है। ये जो बताता हूँ जी, मेरी जो नौकरी थी मुझे 15,000 मिलते थे। लॉकडाउन खुलने पे नौकरी पर लगा कर 12,000 रुपये देते हैं, हाथ होता नहीं अपने घर बैठ। ऐसी सरकार का क्या फायदा। महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा। दादरी विधानसभा इलाके के गांवों और सोसाइटियों में रहने वाली महिलाएं घरेलू रसोई गैस के बढ़ते दामों से नाराज दिखीं। गांव की महिलाओं की पीड़ा है कि वो उज्ज्वला योजना से मिले सिलेंडरों में महंगाई के कारण गैस की रिफिलिंग नहीं करा पा रही हैं। डीजल महंगा हो गया है, गैस महंगी हो गई है, घर के चूल्हे के जो काम है, लाइट नहीं आती है तो चूल्हे पे कैसे काम होगा। अच्छा। तो लाइट भी जरूरी है ना, इसलिए तो चूल्हे वूल्हे के लिए, या फिर गैस सस्ती करो, लाइट टाइम से दो। छात्राओं का कहना है कि TET की परीक्षा तैयारी करने के बाद परीक्षा पेपर लीक होने से समय और पैसा दोनों बर्बाद हुआ है।
इसके लिए सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। छात्राओं का कहना है कि 8वीं कक्षा की पढ़ाई के बाद आगे शिक्षा के लिए गांव से दूर बाहर जाना पड़ता है, जिससे हमें अपनी सुरक्षा को लेकर डर लगता है। पहले मेरा बस एक वो था कि मुझे कंपटीशन की तैयारी करनी है, बट सब देख रहे हैं कि लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतने सालों तक तैयारी करते रहते हैं। जैसे कि अभी टेट का एग्ज़ाम, मेरी एक टीचर ने इतनी मेहनत से टेट के एग्ज़ाम की कम से कम 3 या 4 साल तैयारी करी। उन्होंने टेट का एग्ज़ाम लिखने के लिए बैठी, 60 मिनट हो चुकी थी, तब मैसेज आता है कि एग्ज़ाम कैंसिल। बच्चों के साथ में लूटपाट भी हुई है, लड़की जाती है उनको अकेले में नहीं शिक्षा के पर्याप्त साधन है, लेकिन अभी थोड़ा इतना है, ज़रूरत है कि लड़कियों के लिए थोड़ा इंटर कॉलेज अगर हो तो और अच्छा है। अभी जूनियर तक ही है, तो ये थोड़ा सा आगे चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि आगे बढ़े। कुछ भी अच्छी ना सरकारी स्कूल ना कुछ भी ना हो, सब दूसरे गवर्नमेंट में जहाँ बालक। हमारे गांव में तो स्कूल भी नहीं है। कोट डेरी गांव की जड़ी कोट गांव से है। अगर लोग कहते हैं ना कि डेरिन गांव कहाँ है, किसी को यही नहीं पता कि डेरिन गांव कहाँ है। कोट आएगा तो कोट के बाद डेरिन के बारे में पता चलेगा, वरना डेरिन का पता ही नहीं है किसी को भी। स्कूल यहाँ के बच्चे जाते हैं 3-3 रोडों को पार करके, जो मतलब मेन रोड है उस जीटी रोड को पार करके जाते हैं। इतने छोटे छोटे बच्चे, कहीं की तो डेथ भी हो चुकी है, वहाँ दूसरे स्कूल में बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए 3-3 रोड को पार करके। छात्राओं का कहना है कि इसके लिए सरकार को उनकी सुरक्षा के साथ साइकिलें और लैपटॉप की सुविधा देनी चाहिए। वहीं पढ़ी लिखी महिलाओं ने रोजगार और महंगाई भत्ता न मिलने पर नाराजगी जाहिर की। महिलाओं का कहना था कि स्वरोजगार के लिए सरकार को महिलाओं को ट्रेनिंग और अनुदान देना चाहिए। युवाओं से जुड़ी समस्याएं। दादरी विधानसभा क्षेत्र में युवा बेरोजगारी के कारण सबसे ज्यादा परेशान दिखे। गांव के युवाओं का कहना है कि दादरी में स्थापित कंपनियों में उन्हें नौकरी नहीं मिलती है। कंपनियां लोकल के नाम पर उन्हें बहाना करके टाल देती है और दादरी क्षेत्र में स्थापित कंपनियां 250 किलोमीटर के दूर के लोगों को रोजगार देती है और स्थानीय लोगों को नहीं देती है। दादरी के गांव के बहुत से युवाओं का कहना था कि रोजगार और स्वरोजगार के लिए सरकार केवल वादे करती है, लेकिन इस पर कोई भी कार्य योजना सफल नहीं है। रोजगार का हमारे यहाँ पे पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार डोल रहे हैं, और तो और अगर ये जो हमारे यहाँ पे जो कंपनियाँ खुली हुई हैं, हमारे यहाँ के जो बच्चे जाते हैं तो वो कह देते हैं कि लोकल आदमी नहीं लिया जाएगा। जब लोकल आदमी नहीं लिया जाएगा तो क्या बाहर के विदेशी आदमी लिए जाएंगे हमारी ज़मीन पे? खुद हमारे ही यहाँ पे फैक्ट्री खोली हुई है और हमारे ही लोग जो है बेरोजगार डोल रहे हैं। इसका मतलब तो ये है कि भाई बाहर से ही आदमी लाए जाएंगे, हमारे यहाँ के तो बच्चे ये ऐसे डोलेंगे। बेरोजगारी है जी, जॉब नहीं मिल पा रही हैं, तो यहाँ पर हम अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। ना ही हमें कोच की वो है सुविधा, नहीं हमारे ट्रैक भी हमने अपने स्तर पर ही तैयार करा है, ना अपने खर्चे पे, ना ही वैसी सुविधाएं हमारे पास, नहीं सामान है। बाकी ट्रेन को लेकर हमें कुछ सुविधा नहीं मिली। जैसे कि हमारे भर्ती को बहुत वेरमेर में ट्रांसपोर्ट कर देते वेरमेर में। अच्छा, तो बेरोजगार हम भर्ती के लिए बहुत से बच्चों के लिए उम्र भी निकल गई है और बहुत से अभी तैयारी में लग रहे हैं। आप देख रहे हो जैसे बहुत से बालक है अभी कभी। बेरोजगारी तो देखो, ये कंपनी बहुत आ रही है हमारे यहाँ, लेकिन समस्या क्या है कि ये यहाँ से 200 किलोमीटर दूर के ले रहे, ज़मीन हमारी जा रही है, रोज़गार बाहर के इनको मिल रहा है, तो हमें उनसे कोई वो नहीं है बेनिफिट, और उल्टा नुकसान है। हमारे बच्चे सब बेरोजगार हैं, बाहर का आदमी ले जा रहा। वहीं कुछ युवाओं का कहना है कि दादरी में स्थापित कंपनियों में स्थानीय लोगों को अगर नौकरी मिलती है तो वे लोग सरकार के जनप्रतिनिधि के खास लोग होते हैं। जमीनी स्तर पर रोजगार नहीं है। सरकार की ओर से चलाए जा रहे स्वरोजगार योजनाओं के लिए सरकारी बैंक लोन नहीं दे रहे हैं और नियम के नाम पर इससे जुड़ी संस्थाएं और बैंक युवाओं को परेशान करते हैं, जिसके चलते युवा रोजगार के नाम पर भटकने के लिए मजबूर है। वहीं सोसाइटी में रहने वाले युवाओं का कहना है कि अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी उन्हें योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिल रही है और सरकार की तरफ से चलाई जा रही स्टार्टअप योजना में भी बहुत कमियां और भ्रष्टाचार है। टीईटी की परीक्षा की तैयारी करने के बाद परीक्षा पेपर लीक होने से परीक्षाएं रद्द करके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये बच्चे घूम रहे हैं, 25 साल के हो गए, 4 साल की वो रह रहे, फिर पढ़ो, फिर हाई स्कूल करो, फिर इंटर करो, फिर भर्ती नहीं, फिर पढ़ो, कहाँ तक पढ़ेंगे बच्चे? नहीं, शिक्षा के उससे भी मिलनी चाहिए। शिक्षा करे हुए बहुत युवा आएंगे ऐसे जो ये न्यू डोल रहे हमारे भाई, उनको सबको रोजगार मिले। यहाँ नई नई कंपनी बन रही है हमारे यहाँ, लोकल के इन्हें कोई ले नहीं रहा है।
नौकरी ना हो किसी की, 2-4 जुगाड़ तो लगे हुए हैं, वही हैं सब यहीं घूम रहे हैं। कोई सब बेरोजगार हैं, किसी के पास रोजगार नहीं है, पढ़े लिखे सब। रोजगार के मामले में तो कुछ नहीं हुआ अभी तक, ऐसे ही है। पहले आश्वासन दे दिया था, अब बाद में मना कर दिया। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उसके बढ़ने की वजह से जो चोरी डकैती लूटपाट चीना झपटी ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे। दादरी विधानसभा इलाके के लोगों का कहना है कि ज़्यादातर गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है। अगर किसी गांव में है भी तो वो पुराना और जर्जर हालत में है। ज़्यादातर स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ की कमी है। स्टाफ का देरी से आना तो एक समस्या है ही, हेल्थ से जुड़ी मशीनें और उपकरण और दवाइयों का भी अभाव है, जिसके चलते गांव के लोगों को बीमारियों के इलाज के लिए मजबूरन निजी अस्पतालों में जाना पड़ता है, जहां पर इलाज काफ़ी महंगे हैं। स्वास्थ्य का हमारे यहाँ कोई सेंटर नहीं है, कोई डिस्पेंसरी भी नहीं है। हम चाहते हैं कि भाई हमारा गांव में तो हमारे यहाँ डिस्पेंसरी की भी व्यवस्था हो, चूँकि यहाँ से जब हम डिस्पेंसरी की कनेक्टिविटी में जाते हैं तो खंडेरा गांव में जाते हैं, जिसकी लंबाई लगभग 2.5-3 किलोमीटर के आसपास है। हमारा स्वास्थ्य केंद्र जैसे कि सरकारी हॉस्पिटल है, डॉक्टर आते हैं तो दवाइयाँ ठीक से नहीं देते हैं, डॉक्टर कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, तो इस चीज़ पे भी काम होना चाहिए। मेडिकल को लेके बहुत बड़ी समस्या है हमें यहाँ पे, काफ़ी दूर जाना पड़ता है हमें मेडिकल को लेके। स्वास्थ्य के लिए मतलब जो सरकारी हॉस्पिटल है तो उस तरीके से नहीं है, मतलब जो होना चाहिए तरीके से डॉक्टर भी नहीं आता, डॉक्टर नहीं है, मेडिकल जो सुविधा मूल सुविधा नहीं मिल पाती सब, मतलब जो भी गाँव के मतलब सभी लोग हैं मूल सुविधा नहीं मिल पा रही उन्हें सही तरीके से। स्वास्थ्य भी कोई नहीं है, जाते हैं अस्पताल में कुछ मिलता नहीं है, डॉक्टर को बोलते हैं यहाँ कुछ है नहीं, पैसा मांगता है। कोई हॉस्पिटल नहीं यहाँ पे, कोई छोटा सा हॉस्पिटल भी हो कम से कम, जो मतलब गरीब आदमी के बच्चे उसमें पहुँच जाएं। अस्पताल की तो है ही कमी, वे डॉक्टर नहीं आते। सुविधा तो नॉर्म की है जी, यहाँ पे हॉस्पिटल खुला हुआ है, एक डॉक्टर आवे वो 2 घंटे बैठेगा चला जाएगा, कुछ भी ना सुविधा। साथ ही लोगों का कहना है कि सरकारी अस्पताल गांव से काफ़ी दूर है, जिससे मरीजों को लाने ले जाने में काफ़ी असुविधा होती है। सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। मरीज के इलाज के लिए बाहर से दवाइयाँ लेनी पड़ती है और जाँच करानी पड़ती है। लोगों की शिकायत है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों का इलाज न करके कमीशन खोरी की जाती है और मरीजों को निजी अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि कोरोना काल के हेल्थ वर्करों के लिए ज़रूरी सामान और उपकरण उपलब्ध नहीं था। इन हेल्थ सेंटरों की सुविधा बढ़ाने के लिए सरकार को बजट बढ़ानी चाहिए और व्यवस्थाओं की निगरानी करनी चाहिए। साथ ही तकनीकी रूप से क्षमतावान हेल्थ वर्करों की भर्ती करनी चाहिए। कोरोना काल की परेशानी से सबक लेते हुए सरकार को चाहिए कि हेल्थ सेक्टर को गाँव में मजबूत करे। हमारे गांव में ना ही कोई ऐसी डिस्पेंसरी वगैरह या हॉस्पिटल कोई संस्था नहीं है। हमें कम से कम 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर तक भी कोई हमारा मरीज है तो उसे इतनी दूर लेकर पैदल भी किसी को पैदल जाना पड़े, कोई किसी के हाथ जोड़ के कैसे भी किसी तरह रिक्वेस्ट करके पहुंच गया तो पहुंच गया, नहीं तो आधे तो यहीं बेकार हो जाते हैं। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि आज के समय में सबसे बड़ी समस्या हेल्थ की है। आबादी बढ़ने के अनुसार सरकारी हॉस्पिटल नहीं बन रहे हैं और जो वर्तमान में सरकारी हॉस्पिटल हैं उसमें हेल्थ सुविधाओं का बड़ा अभाव है और निजी हॉस्पिटल इतने महंगे हैं कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अगर किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित हो जाएं तो निजी हॉस्पिटल में लगने वाला खर्चा उनके लिए गले की फांस बन जाता है। इलाज के लिए कर्ज लेकर लोग लंबे समय तक कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं। मजदूरों से जुड़े मुद्दे। दादरी क्षेत्र के मजदूरों का कहना है कि दादरी में स्थापित कंपनियों ने मजदूरों को कोरोना काल में बेसहारा छोड़ दिया है। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए घर का खर्च चला पाना मुश्किल हो रहा है। कंपनियों में कई सालों से काम कर रहे मजदूरों को नियमित नहीं किया जाता है। काम के अनुसार मजदूरी भी नहीं दी जाती है। किसी भी एक गरीब जबकि हमारे लोग मजदूर कर रहे हैं मेहनत मजदूरी, इनको मजदूरी नहीं मिल रही। मिलती है, कम मजदूरी मिलती है। हाँ, जो मजदूरी होनी चाहिए, जो मतलब महंगाई के हिसाब से, वो मजदूरी नहीं है। मजदूरी में बेरोजगारी है, मजदूर आदमी बताओ, जब मजदूरी नहीं मिलेगी बेरोजगारी होगा तो मजदूर तो आज सब्जी, आज मूली भी लेने जाओ तो 40 रुपये 50 रुपये किलो मूली मिल रही है। तो आप केवल 80 करोड़ आदमियों को केवल 5 किलो अनाज जो कि 100 रुपये का होता है, यानी 100 रुपये की दान के लिए लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं गरीबी की क्या हालत है। इतना ही नहीं, मजदूरों की ये भी शिकायत है कि उन्हें ओवर टाइम का भी पैसा नहीं दिया जाता है।
मजदूर वर्ग का सुझाव था कि सरकार को साल भर स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया कराना चाहिए। मजदूरों को कुछ दिनों बाद नियमित करके उनको उचित वेतन दिया जाना चाहिए। साथ ही कंपनियों को उनके शहर और गांव के नजदीक स्थापित करना चाहिए। मजदूरों को वृद्धावस्था के समय आने वाली समस्याओं के निस्तारण के लिए वैकल्पिक व्यवस्था या पेंशन देनी चाहिए। पेंशन कुछ नहीं है जी, नाम को भी नहीं पेंशन। फार्म भरे गए, कम से कम 1.5 साल हो गए, अभी तक तो कोई सुनाई आई नहीं है। विधवा भी नहीं डोल रही है, इनकी पेंशन भी ना। 20-20 साल हो गई इन विधवा ने। दोस्तों, दादरी में सत्ता के समीकरण लगातार बदलते रहे। दादरी से इन बदलते समीकरणों के बीच जो जनप्रतिनिधि चुने गए, उन्होंने दादरी को विकास की दौड़ में शामिल नहीं किया। आज ग्रेटर नोएडा के गगनचुंबी इमारतों और शिक्षण संस्थाओं के भव्य अट्टालिकाओं के बीच दादरी के किसान का बेटा खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। यही हाल स्वास्थ्य सुविधाओं का है, शैक्षणिक संस्थाओं का है और सामाजिक रीति रिवाजों का भी है, सामाजिक विकास का भी है। आइए जानते हैं कि इस इलाके के प्रबुद्ध लोग, पढ़े लिखे लोग इस बारे में क्या कहते हैं। ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन यानी आईपा की टीम जमीनी हकीकत जानने दादरी पहुंची। एक के बाद एक स्कूलों का हाल जाना, इंटरनेट, ऑनलाइन क्लास जैसे बड़े बड़े दावों को भी परखा। निजी स्कूल और सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों और उन्हें मिल रही शिक्षा में फर्क को भी महसूस किया। सरकारी स्कूलों में बच्चे किस हालात में पढ़ रहे हैं वो भी इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। गांवों में बच्चों के साथ ये अन्याय क्यों? इसका जवाब सुनीता देवी टिकैत से सुनिए। जो गांव छोड़ कर आ रहे शहर में, सरकार की यह प्लान है कि इन्हें बिना पढ़े लिखे रखो, सरकार को मजदूर सस्ता मिलेगा। दादरी विधानसभा क्षेत्र की धरती पर स्कूलों का जायजा लेने पहुंची टीम ने जमीनी हकीकत को जानने का प्रयास किया। वहां के लोगों ने शिक्षा और शिक्षा सुविधाओं को लेकर आईपा टीम के सामने अपनी बात रखी। यहाँ के सरकारी स्कूलों में इंटरनेट की सुविधाएं नहीं है। इंटरनेट नहीं होने के कारण सरकारी स्कूलों के बच्चों को ऑनलाइन क्लास की सुविधा नहीं मिल पा रही है। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो उन बच्चों से पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चों का यही हाल है। गांव में कोई ताला बेड़िया कौन छोड़ का, गांव में तो जमीन या तो किसी की छोटी मोटी नौकरी वो छोड़ आया, वो भाई ठेके पे दे आया, लीज पे बोल रहा है, चाहे ठेके पे कहते हैं, गांव में तो ठेके पे कहें भाई ठेके पे दे दिया जी, ठीक है। तो सरकार यही तो चाह रही कि बिना पढ़े लिखे रहे सब यहाँ शहर में आके और काम इन्हें दो ना, रोजगार इन्हें दो ना, सरकार को सस्ती लेबर मिलेगी। सरकार का ये है कि जहाँ भी सरकार काम करवाओगी रोड पे कहीं भी इन्हें सस्ती वो चाहिए, सस्ती लेबर चाहिए। स्मार्ट स्कूल तो सपना है। बेसिक सुविधाओं को तरस रहे स्कूलों के शिक्षक की शिकायतें सब कुछ बयां कर देती हैं। फोन भी अपना, नेट और डाटा भी अपना। बेसिक शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन ने पंचायतों के माध्यम से स्कूलों में वाईफाई की जो व्यवस्था दी वो फाइलों तक सिमट गई। हैरानी की बात है कि सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब तो बने लेकिन बिजली और इंटरनेट के अभाव में शिक्षक और बच्चे एक दूसरे का मुंह ताकते रहते हैं। 2004-05 में छात्र का चुनाव लड़ा डिग्री कॉलेज, तो मुझे उसी टाइम से ऐसा महसूस हुआ कि लोग स्टूडेंट पढ़ाई के लिए पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए बेहतर सुविधाएं नहीं है। ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना कहीं इस तरीके के कोई भी संसाधन थे।
तो मुझे उसी टाइम से ये लग रहा है कि हम लोग युवाओं के लिए कुछ करें, नौजवानों के लिए कुछ करें, स्टूडेंट के लिए कुछ करें, क्योंकि जब तक हमारा स्टूडेंट खुशी नहीं होगा, जब तक वो पढ़ लिख करके आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक देश का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। प्राथमिक शिक्षा की हालत ऐसी है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ के बच्चों की उच्च शिक्षा कैसी होगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, क्योंकि जो शिक्षक हैं और जो छात्र हैं ये किसी भी सरकार को बनाते बिगाड़ते नहीं हैं, क्योंकि इनके पास न तो इतना वोट है कि सरकार को बना सकते हैं, न तो इतना वोट है कि सरकार को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए जो पॉलिटिशियन हैं उनका मेन फोकस ये होता है कि उनकी सरकार कैसे बनी रहे और कैसे बची रहे और कैसे आगे बनती रहे, बस इसी को फोकस करके वो पूरी पॉलिसी बनाते हैं, जिसके कारण शिक्षा निगलेक्टेड है, उपेक्षित है। वर्तमान समय में हमारे देश में शिक्षा को सीधे रोजगार से जोड़कर देखने की बातें हो रही हैं, स्किल डेवलपमेंट की बातें हो रही हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली से सटे दादरी में शिक्षा की जो तस्वीर सामने आती है उससे जमीनी हालात का अंदाजा लगाना कतई मुश्किल नहीं है। शिक्षा के बाद बात करते हैं कृषि क्षेत्र की। देश में आधी से अधिक आबादी जो कृषि पर पूरी तरह निर्भर है, उसके बदलाव के बिना देश में बदलाव की कल्पना अधूरी है, जहां विकास में किसानों की भूमिका की अनदेखी नहीं की जा सकती। आजादी के बाद हमेशा राजनीति का प्रमुख हिस्सा रहा है किसान। अगर बात यूपी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करें तो इस एरिया की राजनीति हमेशा किसान पर केंद्रित रही है और इसकी आवाज पूरे देश में गूंजती है। सरकार यहाँ पर अगर एमएसपी पे गारंटी की श्योरिटी देती है तो क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? हाँ, कुछ समस्या का समाधान हो जाएगा। तो लेकिन आप यहाँ पर आपके आंदोलन पे ये भी आरोप लग रहे हैं 2022 विधानसभा चुनाव के बाद ये राजनीति का ये आंदोलन बनता जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? कौन है वो भविष्य के ज्योतिषी जो ये बता रहे कि राजनीतिक आंदोलन बनाऊंगा, उसे मिलवाओ हमें कहाँ है? टिकैत साहब, आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फ्रेमिंग से जो फार्मिंग है उसको लेकर क्या इश्यूज हैं, उससे इतनी मतलब परहेज क्यों? हाँ, हमें है परहेज जी। हाँ, परहेज है हमें उससे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से परहेज है हमें, जिसको जरूरत होगी वो कर लेगा कॉन्ट्रैक्ट। दादरी विधानसभा के किसानों से बातचीत की और जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की, जिसमें किसानों का कहना था कि खेती में इस्तेमाल होने वाली चीजें महंगी हो गई हैं, लेकिन फसलों के दाम उस अनुपात में नहीं बढ़ रहे। खेती में लगने वाली लागत के कारण लाभ का दायरा सिकुड़ता जा रहा है। हमने जब पढ़ा था तो अनुपात समानुपात होते हैं। अगर समानुपात में महंगाई चलती, जिस हिसाब से रेशो वेतन की और महंगाई की बढ़ रही थी, उसी रेशो से अन्न के दाम बढ़ते चले जाते, फसलों के दाम बढ़ते चले जाते, समानुपात रहता। 1:2, 2:4, 4:8, 8:16, जिस अनुपात से महंगाई बढ़ रही है उसी अनुपात से फसलों के दाम बढ़ते। लेकिन फसलों के दाम तो उस अनुपात से बढ़े नहीं, और सारी महंगाई चाहे कपड़ा हो, लगता हो, क्योंकि पूरा देश एमआरपी पे चलता है और किसान की जो फसल है वो एमएसपी पे चलती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे चलती है। वो मिनिमम रिटेल प्राइस अपने रेट पे चलता है, तो अपने रेट तो बढ़ते चले गए और सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट की थी वो दबती चली गई। कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई अगर अन्न का हम दाम बढ़ा देंगे, खाने पीने खाद्य पदार्थ के हम दाम बढ़ा देंगे तो महंगाई मार जाएगी। किसी भी आदमी से पूछ लेना, जितना तू कमाता है खाने पे, उसमें से क्या % खर्च करता है? पूरी आम इनकम का खाने पे क्या %? मात्र 5% का पूरी इनकम से आदमी खाने पे खर्चा करता है। युवा पीढ़ी गांव में नहीं रहना चाहती। युवा खेती नहीं करेंगे तो भविष्य के किसान कहां से आएंगे? वहीं युवाओं का मानना है कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। किसानों के हित और आर्थिक विकास के लिए व्यवहारिकता के आधार पर जो काम होना चाहिए था वह नहीं हुआ है। ऐसे में किसान काफी परेशान हैं। दादरी के किसान बता रहे हैं कि खेती अब सिर्फ घाटे का धंधा है। रूरल यूथ को ये सोचना चाहिए है कि जो टेक्नोलॉजी है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इम्प्लीमेंट हो सकती है
और इस इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि हम पुराने मेथड्स और पुरानी टेक्निक्स ही फॉलो करें। जो कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर्स हैं आजकल, जिसमें हम प्लानिंग कर सकते हैं कि हमारा क्रॉप प्रोडक्शन कैसा रहेगा, जिससे उनके पास एक मेथडोलॉजी आ जाएगी कि जिससे वो एक्सपोर्ट कर सकें। अभी उनका जो मार्केट है वो बहुत ही लिमिटेड है और वही मंडियों में प्रोड्यूस जा रहा है, वेस्टेज हो रहा है, हम पैकेजिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। सो टेक्नोलॉजी अगर इम्प्लीमेंट करी जाए, और ये यूथ ही करेगा क्योंकि वो ही इस सेक्टर में अभी लाइक पढ़ाई कर रहे हैं। सो अगर वो टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन हम इन फैसिलिटीज़ में कर सकें, सो डेफिनेटली उनकी पर्सनल इनकम भी बढ़ेगी और उनका इंटरेस्ट लेवल भी बढ़ेगा इस इंडस्ट्री में रहने का। बीघा में 4 कुंटल पर्याप्त गेहूँ होता है। 4 कुंटल? हाँ, 6 महीना में होता है। अच्छा, 4 कुंटल गेहूँ उत्पादन करने में आपका क्या खर्च आता है? खर्च कम से कम 15-16 हज़ार रुपया। और लाभ कितना होता है? लाभ आप रेट के आधार पे है। तभी कितना होता है? नहीं, आप लगाइए 2000 रुपया क्विंटल से लगाइए। नहीं तो 15,000 रुपया बता। नहीं, 15,000 रुपया जुताई और उसका डीजल के हिसाब से खर्चा ज़्यादा आ जाता है। नहीं, इस वजह से युवा किसान रोजगार के तौर पर नौकरी करना पसंद ज्यादा करता है और खेती से युवाओं का मोह भंग हुआ है। लेकिन दादरी इलाका औद्योगिक क्षेत्र होने के बावजूद भी स्थानीय युवाओं को इसमें रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। वो तो वक्त आने बताएगा जो रोजगार के अवसर की ज़्यादा गारंटी देगा। ऐसा बच्चे भर्ती भी नहीं निकली बहुत दिनों से, जो भर्ती है वह घर में लटकी हुई है। लेकिन कुछ न कुछ सरकार ने समस्या पर निस्तारण करा है। ये नहीं है कि सरकार के नाम बेकार नहीं, सरकार बढ़िया है, लेकिन रोजगार के अवसर की थोड़ी समस्या तो हर गवर्नमेंट में होती है। भ्रष्टाचार कम हुआ है, गुंडागर्दी कम हुई है, लेकिन रोजगार के अवसर कम हुए थोड़े। ये बहुत दुखद बोला गया शब्द है। अगर आप ये कहते हैं कि हमारे देश में प्रतिभा ऐसी नहीं है जो रोज़गार पा सके, तो प्रतिभा तराशने का काम किसका है? सरकार का ही तो है। सरकार ने ऐसे विद्यालय विश्वविद्यालय बनाए ही नहीं कि प्रतिभा निकल सके, इसलिए सरकारों का फेल्योर है ना। इसमें प्रतिभा का फेल्योर नहीं है, सिस्टम का फेल्योर है। और इसी सिस्टम को मैं प्रश्न उठा रहा हूँ कि हमारा जो पूरा सिस्टम है वो इतना करप्ट, भ्रष्ट और नीतियों से रहित है कि हमारी शिक्षा की दुर्दशा हो गई है। हालांकि बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि कंपनियों की नौकरी में 40% का आरक्षण देने का नियम बना दिया गया है। आने वाले दिनों में रोजगार को लेकर बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं आम आदमी पार्टी नेता ने कुटीर और लघु उद्योग के जरिए रोजगार उपलब्ध कराने का वादा किया है। देखिए, अभी एक कैबिनेट ने एक निर्णय पास किया है कि गौतम बुद्ध नगर की दादरी विधानसभा में जितने भी गांव अधिग्रहण हुए हैं प्राधिकरण द्वारा, उन गांवों में 40% आरक्षण रोजगार को लेकर, ये बहुत बड़ा फैसला राज्य सरकार ने अभी पास किया है और इसको लागू भी बहुत जल्दी कर दिया जाएगा। रही बात यहाँ पे बेरोजगारी की समस्या को खत्म करने के लिए ही यहाँ पे कठोर कदम उठाया गया है और मैं समझता हूँ कि इस कठोर कदम से यहाँ की बेरोजगारी की समस्या बिल्कुल निस्तारण हो जाएगा। हमारे यहाँ महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो रोज़गार की समस्या, यहाँ ज़्यादातर लेडीज़ जो हैं रोज़गार के ऊपर डिपेंड है, तो हम ये चाहेंगे उनको सबसे ज़्यादा रोज़गार प्रोवाइड कराएं, जैसे लघु उद्योग वगैरह या और किसी और तरीके से उनको लुभाया जाए। और ये हम चाहेंगे, लुभाने की बात नहीं, कि उनको हम ज़रूर ये काम करवाएंगे। कहने को दादरी औद्योगिक नगरी है, लेकिन यहाँ बेसिक स्वास्थ्य सेवा भी यहाँ के लोगों को मयसर नहीं है। हालांकि लोगों का कहना है कि डिस्पेंसरी में साफ सफाई पहले से बेहतर हुई है, लेकिन इसे और बेहतर करने की जरूरत है। कस्बे में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हेल्थ इक्विपमेंट तो हैं, लेकिन इसे चलाने के लिए वहाँ बिजली आपूर्ति नहीं है। डॉक्टर दवा लिखते हैं तो वो दवा डिस्पेंसरी में नहीं मिलती, लोगों को बाहर से खरीदनी पड़ती है। मतलब ये तो सब सुविधा सही है, लेकिन दवाइयाँ जो है ना ज़्यादा बाहर से ज़्यादा लिख रहे हैं, बहुत महंगी पड़ती हैं बाहर से। जब सरकारी में आ रहे हैं तो थोड़ा ये सुविधा होनी चाहिए कि दवाई भी सही से होनी चाहिए यहाँ की। मैं यहीं पास में रहता हूँ। अभी हम जो आए थे वैक्सीनेशन के लिए आए थे वैसे तो, पर बता रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट डोज के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेके आना होगा। ठीक है, वो समझ में आता है। दूसरा, लाइनें बहुत लंबी लगती हैं यहाँ पर। अभी मैं अपनी वाइफ के साथ आया हूँ, तो इनको जो है अपने दांत को दिखाना था, तो मशीन के लिए लाइट चाहिए। अब बिजली यहाँ चली गई, बिजली की यहाँ पर कोई है ही नहीं, कोई बैकअप ही नहीं है यहाँ पर। दवाइयाँ बोलते हैं तो दवाइयाँ ज़्यादातर बाहर से लिखी जाती हैं।
तो ये थोड़ी समस्या है यहाँ पर। दादरी विधानसभा क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर जिले में आता है और इस जिले से प्रदेश को सबसे ज्यादा राजस्व मिलता है। राजस्व को देखते हुए जो सुविधाएं इस क्षेत्र को मिलनी चाहिए, उससे दादरी विधानसभा क्षेत्र को वंचित रखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपा। दोस्तों, दादरी विधानसभा के तमाम गांवों में जाने के बाद जब वहां की समस्याओं से हम अवगत हो गए और उन समस्याओं के समाधान के विकल्प हमारे पास आ गए, तो ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन की टीम ने तमाम राजनीतिक दलों को अपने मंच पर आमंत्रित किया और इन समस्याओं और इसके समाधान के विकल्पों से उन्हें अवगत कराया, ताकि क्षेत्र में प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का सपना साकार हो सके, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की शुरुआत हो सके। ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन की टीम ने देश की राजधानी दिल्ली से महज 60 किलोमीटर दूर यूपी के दादरी विधानसभा की ज़मीनी हकीकत की पड़ताल की। दादरी विधानसभा क्षेत्र को प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की दिशा में कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए आईपा की टीम ने लोगों की समस्याओं को जाना। लोगों से बात करने और ग्राउंड रियलिटी चेक करने के बाद आईपा की टीम इलाके के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, समाज सेवियों, विभिन्न वर्गों के प्रमुखों और कई क्षेत्रों में काम करने वाले विशेषज्ञों से मिली। इन सभी शख्सियतों ने आईपा की टीम के सामने क्षेत्र के विकास का खाका खींचा और समस्याओं के समाधान का रास्ता सुझाया। इसके बाद आईपा की टीम इन सभी को एक मंच पर लेकर आई और क्या चाहता है दादरी विषय पर सम्मेलन आयोजित किया गया। ये सम्मेलन ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में आयोजित हुआ। ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन के कंसल्टिंग एडिटर प्रेम कुमार ने मंच पर मौजूद शख्सियतों और उपस्थित जन समुदाय को आईपा के विजन से परिचित कराया। उन्होंने कहा कि आईपा कोई राजनीतिक दल नहीं है और ना ही किसी राजनीतिक दल से जुड़ा है, लेकिन बिना राजनीतिक दलों के प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की परिकल्पना साकार नहीं हो सकती। दादरी क्या चाहता है, ये सभी राजनीतिक दलों को ज्ञात होना चाहिए, ताकि सत्ता में आने पर वो दादरी का विकास कर सके, जो कि आईपा का उद्देश्य भी है। हमारे देश को आज़ाद हुए भी 75 साल हुए हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि आज़ादी के जो 75 साल होते हैं तो हम बहुत प्रौढ़ हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, ऐसा भी नहीं है। ये एक देश के लिए बहुत छोटी उम्र होती है 75 साल। लेकिन इस दौर में हमने आर्थिक विकास भी किया, सामाजिक और दूसरे क्षेत्रों में भी विकास हुए और राजनीति की उसमें प्रमुख भूमिका रही। ये बताने का मकसद ये है कि कहीं ना कहीं हमारी राजनीतिक नेतृत्व जो है उसको निर्णय लेने में जो भूमिका अदा करनी चाहिए थी, या तो हम डिले हुए या फिर कोई कसर बाकी रह गई। हमने पाया है कि हमारा देश जो है दुनिया में अद्भुत है, अलग किस्म का है, कि किसी दूसरे देश में इस तरह से जातिवाद नहीं होता, इस तरह से इतने भाषी वाले देश नहीं होते जितने हमारे देश में हैं। विविधता है, लेकिन यही विविधता हमारी खूबसूरती भी है। तो इसके बीच में हम अपनी राजनीति को किसी जाति विशेष से जोड़ करके राजनीति बढ़ाएं, क्या कि हमारी राजनीति जाति विशेष से थोड़ा ऊपर हो। जैसे हम किसान की जब बात करते हैं, कोई जाति नहीं होती उसमें, कोई धर्म नहीं होता। भारतीय किसान मोर्चा के रविंद्र भाटी ने ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण पर किसानों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया, साथ ही रोजगार की समस्या और किसानों की दूसरी दिक्कतों को चिन्हित किया। और ये आप सभी जानते हैं कि किसानों का दर्द किसी से छुपा हुआ नहीं है, ना छुपा हुआ है ना रहेगा। पिछले 75 सालों से आप कहें या सदियों से कहें, किसान सिर्फ रोता हुआ आया है। किसान को चाहिए क्या? किसान को कुछ नहीं चाहिए, किसान को उसका उचित मूल्य मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है, जो उसे नहीं मिलता है। जैसा आजकल देखा गया है, अभी कुछ दिनों से 1 साल कल हुआ है, किसान 1 साल से बॉर्डर पे बैठा हुआ है, लड़ाई लड़ रहा है, और उस लड़ाई के बाद भी मोदी जी ने आया और एक भाषण दिया बड़ा अच्छा, और तीनों कानून वापस ले लिए, जैसे हम पे कोई एहसान किया था। बीजेपी किसान मोर्चा के गौतम बुद्ध नगर जिला उपाध्यक्ष सोबिंदर भाटी ने बीजेपी की वर्तमान सरकार की उपलब्धियां गिनाई और पूर्ववर्ती सरकारों के कामकाज की खामियों को उजागर किया। जनता पार्टी की सरकार है और
सारी चीज़ों को देखते हुए मैं सिर्फ यही किसानों के लिए तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि 2003 से 2007 के बीच समाजवादी पार्टी की सरकार रही और 2007 से फिर 2012 के बीच बसपा सरकार रही और फिर 2012 से 2017 के बीच समाजवादी पार्टी की सरकार रही। 2011 में आबादी नियमावली का एक कानून बना, जिस कानून को लागू कराने के लिए समाजवादी पार्टी ने कोई प्रयास नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आबादी नियमावली कानून को लागू कर दिया गया है, जिससे हमारी गौतम बुद्ध नगर में 10,000 किसान लाभान्वित होंगे। और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद जो रूपबास बाईपास था वो काफ़ी टाइम से समाजवादी पार्टी की सरकार से तो बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहा था, क्योंकि उस पर स्टे था। एनटीपीसी से ज़मीन अधिग्रहण करनी थी तो माननीय विधायक जी ने एनटीपीसी से ज़मीन अधिग्रहण करा के उसको निकलवाने का काम किया, जिससे कि यहाँ के स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसके बाद समस्या, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे जो पूर्व में चल रही थी, मैं भी देखता आ रहा था, हमें भी फेस करनी पड़ी ये चीज़ें कि आज रोजगार की समस्या सबसे बड़ी थी। साथियों, रोजगार की समस्या ये सभी के साथ भी है और इसको ये नहीं है कि आज ही 4.5 साल में ही पैदा हो गई रोजगार की समस्या। रोजगार की समस्या, रोजगार की लिए लड़ाई हमारे लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे किसानों ने लड़ाई लड़ी, आज उसकी जीत हुई, क्योंकि आपके विधानसभा का विधायक तेजपाल सिंह नागर जी, जिन्होंने 40% आरक्षण निजी कंपनियों में इसको पास करा लिया है। कांग्रेस नेता जितेंद्र चौधरी दादरी में शिक्षा के गिरते स्तर पर चिंता व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दादरी के आसपास शिक्षा का हब तो बन गया, लेकिन इसका फायदा स्थानीय किसानों के बच्चों को नहीं मिला। लगभग 32 साल के लगभग हम कांग्रेस उत्तर प्रदेश सत्ता में नहीं है। कोई एक ऐसा स्कूल बताएं जब से तीनों पार्टियां राज कर रही हैं, उसमें बसपा, बीजेपी और सपा सभी पार्टियां शामिल हैं, आज तक कोई इन्होंने सरकारी स्कूल बनाया हो, आज तक इन्होंने कोई विश्वविद्यालय बनाया हो सरकारी, किसानों की जमीन छीन के औद्योगिक एजुकेशन हब बनाने का काम करा है, जिसमें गरीब तबके का बच्चा वह नहीं कर सकता और ना ही जा सकता। हम भी सरकारी स्कूल से पढ़े लिखे हैं, किसान परिवार से हैं, हमको पता है गरीब लोगों की समस्या क्या होती है, शिक्षा माँ बाप कैसे पढ़ाता है अपने बच्चों को। और शिक्षा का, यदि हमारा शिक्षा का सुधार, सरकारी स्कूलों का सुधार किया जाए, उनकी स्थिति बद से बदतर हो गई है। आज वहाँ पर टीचर आते हैं, खर्चा के नाम पे तनख्वाह ले जाते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करती है सरकार। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और शिक्षाविद ए.के. सिंह ने भी सभी राजनीतिक दलों को निशाना बनाया और कहा कि सरकार बनाने में कोई भूमिका नहीं होने के कारण शिक्षा का क्षेत्र उपेक्षित रह जाता है। उन्होंने कृषि आयोग बनाने की भी वकालत की। साथियों की, जैसा कि आप जानते हैं, पहला जो मुद्दा है वो कृषि का मुद्दा है और हमारी जनसंख्या पूरे देश की लगभग 70% वो कृषि पर आधारित है। या वो डायरेक्ट कृषि करती है या उससे लिंक दूसरे काम करते हैं लोग। 70% लोगों का आजीविका जो है कृषि से ही चलती है। और कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो पूरे देश में शिक्षा की तरह बहुत उपेक्षित है। शिक्षा भी उपेक्षित है और कृषि भी उपेक्षित है। और मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा बसपा हो या मेरी खुद की पार्टी है आम आदमी पार्टी है, इन पार्टियों के द्वारा अब तक जो 75 सालों में जो किया गया है उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे भाइयों ने बता चुके हैं क्या क्या हुआ है। आरोप प्रत्यारोप ही हुए हैं और कुछ नहीं हुआ है। मैं एक बात से आपको बताना चाहता हूँ, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो 39 करोड़ की जनता थी। अगर हम ये मान लें कि 39 करोड़ जनता गरीब थी, तो आज
80 करोड़ जनता ऐसी है जिनको कि अनाज देकर जिलाने का काम सरकारें कर रही हैं। भारतीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र यादव ने दादरी की जनता से अपने हित का ध्यान रखने की अपील की और आईपा के कदम का स्वागत किया। मैं वो दादरी विधानसभा हूं जिसने विश्व पटल का शहर नोएडा दिया। मैं दादरी विधानसभा हूं, ये मेरा दुर्भाग्य है। मुझसे नोएडा जैसा खूबसूरत शहर छीन लिया। मैं वो दादरी विधानसभा क्षेत्र हूँ। हिम्मत मैं तब भी नहीं हारा, मैंने फिर से एक शहर बसाया, आपने नाम दिया नोएडा एक्सटेंशन। दुर्भाग्य मेरा है कि मेरे अंदर एक तहसील समाई है जिसमें देश के खूबसूरत शहर मैंने आपको दिए हैं, लेकिन मेरी दुर्दशा के बारे में मैं सोचता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल ने आज तक ये नहीं सोचा कि इस दादरी की खूबसूरती में 4 चांद लगाए जाएं। हम बात करते हैं मूलभूत सुविधाओं की, तो मेरे ख्याल से दादरी में कोई ऐसी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं इतना खूबसूरत शहर देने के बावजूद भी। तो ये अपने आप में दादरी का दुर्भाग्य है। अंत में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता फकीरचंद नागर ने किसानों के हित में एसपी सरकार के कदमों की सराहना की और जमीन के मुआवजे में उनकी सरकार के दौरान किसानों को हुए फायदे का उल्लेख किया। आज हम दादरी विधानसभा पे जो आपका फोकस है उस पे हम बात करना चाहेंगे। और जो आपका ये अप्पा जो काम कर रही है, आईपा जो है, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन जो है आपकी, उसकी बहुत चीज़ें मुझे अच्छी लगी जो आप बहुत गहराई से उन पर बात करना चाह रहे हैं, चाहे कोई भी समस्या हो। अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, इस दादरी में 1976 में नोएडा बना था, 1976 को नोएडा बना था, और नोएडा के हरौला में एक कमरे का ऑफिस खुला था, वहाँ से ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद 1991 में ग्रेटर नोएडा बना था, और काम चलते 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 हालात क्या हो गई है। अभी सिंह साहब बता रहे थे कि ज़मीनें जो हैं नोएडा जो इंडस्ट्रियल के नाम से, इसमें कोई आवास योजना या किसी और उद्देश्य से नहीं लगाया गया था। ये संजय गांधी जी का सपना था और उन्होंने इसको एक इंडस्ट्रियल हब बना के रोजगार के नाम से लगाया गया था। लेकिन बहन जी की सरकार में ये सब बदल दिया गया। बदला नहीं बदला जी, उन्होंने इसको चेंज करा दिया। जो मर्जी था उस आदमी चेंज करा ही देता है। उस सरकार में उन नेताओं में ताकत थी, वो कर देते थे काम। बाकी जगह जो फिक्स हो जाता है वो फिक्स हो जाता है। मैं खुद उसका गवाह हूं। मैं 2010 में जिला पंचायत जीता था। इस आयोजन में मौजूद लगभग सभी दलों के नेताओं ने समवेत स्वर में आईपा के प्रयासों की सराहना की और किसानों की समस्याओं, शिक्षा के स्तर, रोजगार की दिक्कतों को समझा। तमाम पार्टियों के नेताओं और विशेषज्ञों की मौजूदगी में हुई इस चर्चा में लोगों की समझ में तो आ गया कि आखिर दादरी क्या चाहता है। यही तो आईपा का मकसद था। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपा। उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये, उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा। खुला पिंजरा है मगर रक्त अब भी थके पंछियों के परों में न पहुंचा। ये कैसी विषमता, जनों का ये शोषण, दादरी के लोग इसे कैसे सहेंगे। आओ बढ़े हम सभी यही ध्येय लेकर कि ये सारी व्यवस्था बदल कर रहेंगे। दोस्तों, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन का जो दादरी का सर्वे है वो वहाँ के स्थानीय समस्याओं को उजागर करता है।
उनके द्वारा दिए गए समाधान के विकल्पों को आपके सामने रखता है। और हमारा मकसद ये है कि आप या जो भी जनप्रतिनिधि अपने विधानसभा क्षेत्र से, लोकसभा क्षेत्र से लोकतंत्र के महापर्व में सम्मिलित होकर विजय होता है, वो अपने इलाके को उपेक्षित ना छोड़े। और हमारा आपसे यही उम्मीद है और आपसे यही अपील है कि आप ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन के ध्येय को समझें और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें। हमारा ये कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। दादरी विधानसभा क्षेत्र के बाद हम किसी और नए विधानसभा क्षेत्र को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। नमस्कार दोस्तों।